बच्चों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की फॉर्मूला शीट। किसी भी चैप्टर के रिवीजन के लिए फॉर्मूला शीट से रिवाइज करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिखे रहते हैं। मीन सारी टर्म्स जो हैं चैप्टर की वो लिखी रहती हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्या हमको इन टर्म्स की डेफिनेशंस पता है, इनके लिए फॉर्मूले पता हैं, या जो भी यहाँ पर फॉर्मूले लिख रहे हैं उनके हमको डेरिवेशंस आते हैं क्या, हमको सभी टर्म्स की एसआई यूनिट्स पता हैं क्या। तो ऐसे हम किसी भी फॉर्मूला शीट से चैप्टर पढ़ने के बाद अगर रिवीजन करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। हमें ये क्लियर हो जाता है कि चैप्टर हमें कितना समझ में आ गया, कितना हमारा चैप्टर तैयार हो चुका है। अब ये जो चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बच्चों, इसमें एक तो हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड के भी कई फॉर्मूले हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए, ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स के भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। बच्चों, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर QVB साइन थीटा के इक्वल फोर्स लगता है। और इस फॉर्मूले की यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है। V वेक्टर क्वांटिटी है, B वेक्टर क्वांटिटी है, F वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन को हम देख रहे हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इनमें से किसी भी एक की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये कब अप्लाई होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो जो फोर्स लगती है वो ये होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा कब अप्लाई करना है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तब। बच्चों, चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितने तरीके से एंटर कर सकता है। जैसे एक तो यहाँ पर दिख रहा है हमको कि जो फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, मींस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही वो एंटी पैरेलल भी एंटर कर सकता है, फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए भी एंटर कर सकता है, या किसी भी एंगल थीटा पे एंटर कर सकता है। ये जैसे यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, मींस चार्ज पार्टिकल के एंटर करने की डायरेक्शन, मींस उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बना रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूले आते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। तो अब अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली फील्ड में एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लग रही है QVB साइन थीटा, उसमें थीटा 90 हो जाता है और फोर्स फिर रह जाता है QVB साइन 91 हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है। अब जब वो सर्कुलर पाथ पर आ गया है तो उससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं, एक तो फोर्स के लिए फॉर्मूला है mv²/r और दूसरा ये है QVB साइन थीटा। इन दोनों फॉर्मूले को जब हम इक्वल रख देते हैं तो चार्ज पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसकी रेडियस आ जाती है। ठीक है, mv/qb। अब ये mv को हम p रख देते हैं तो p/qb, ये आ गया फॉर्मूला। अब आगे इससे हम और फॉर्मूले भी फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये जो p है, p की वैल्यू हमने रख दी, जो हमारे पास फॉर्मूला एक काइनेटिक एनर्जी का होता है ना, k इज इक्वल टू p²/2m। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, 2mk, और ये स्क्वायर है इसलिए ये रूट में आ गया, तो वही हमने यहाँ पर रख दी p की वैल्यू। ये ke बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पर eV रख सकते हैं, और अगर चार्ज उसका q है, कोई और चार्ज पार्टिकल है तो qv रख सकते हैं।
आपने W इज इक्वल टू वी क्यू फॉर्मूला तो पढ़ाई होगा ना, तो उसी से ये K इज इक्वल टू वी क्यू ये फॉर्मूला आ जाता है। तो वही हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी। अब ये चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये v की वैल्यू भी इसी तरीके से आ जाती है। दोनों जो हमने f की वैल्यू इक्वल रखी है वहां से v फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड मींस चार्ज पार्टिकल अपना एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक सर्कल में डिस्टेंस कितनी हुई 2πr, स्पीड कितनी है v, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आता है 2πm अपॉन qb। उसके बाद जब वो सर्कुलर पाथ पर है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी होता है। ये वाली टी की वैल्यू रख देते हैं तो हमें ओमेगा की ये वैल्यू मिल जाती है qb अपॉन m। इसका रेसिप्रोकल ले लें अगर हम टाइम पीरियड का, तो हमें फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला मिल जाता है। अब ये सर्कुलर पाथ पर है, मोशन में है, कुछ इसकी लीनियर वेलोसिटी है v, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी जरूर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और फाइंड कर लेते हैं हाफ mv स्क्वायर से। v की वैल्यू हम ऊपर देख ही चुके हैं तो वो रख देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर हेलिक्स। ये कब बनता है, जो यूनिफॉर्म फील्ड हमने ली हुई है, चार्ज पार्टिकल जिसमें एंटर कर रहा है, तो वो फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करे, कि थीटा एंगल से एंटर कर रहा है। मींस v और b के बीच में जब थीटा एंगल होता है तो क्या होता है कि दो कंपोनेंट यहाँ पर v के हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ता है और वर्टिकल कंपोनेंट जिसमें थीटा 90 है उसकी वजह से सर्कुलर पाथ पर, तो उसका पाथ इस तरीके का हो जाता है हेलिकल पाथ। तो उस हेलिकल पाथ के रेडियस के लिए फॉर्मूला ये है, टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर है पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, उसको पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। तो ये उसके लिए फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, लॉरेंस फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अभी तक हमने मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स पढ़ा है, मींस कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कैसे फोर्स लगती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंटर करता है, मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। सपोज जैसे ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज वाली, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इधर ये प्लस प्लेट है और इधर ये माइनस चार्ज की प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम समझते हैं कि इस तरीके से है। अब इस सिचुएशन में कोई चार्ज पार्टिकल जब इसमें एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर QE फोर्स लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड उस पर QVB साइन थीटा फोर्स लगाती है। तो जो नेट फोर्स है उस नेट फोर्स को ही हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बाय-सावर्ट्स लॉ। बाय-सावर्ट्स लॉ मींस कि कोई एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, सपोज I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के एक करंट एलिमेंट DL की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, उसके लिए ये फॉर्मूला है। क्योंकि हमें पता है कि जब कोई वायर करंट कैरी करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो इस वायर के एक छोटे से पोर्शन DL करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हम इससे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ इसकी वेक्टर फॉर्म भी दी हुई है, IDL साइन थीटा को फिर हम क्या लिख लेते हैं, IDL क्रॉस R। DL करंट एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी ली गई है ना यहाँ पर, तो डायरेक्शन इसकी क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है वायर में। R ये डिस्टेंस हो गई कि इस करंट एलिमेंट से कितनी डिस्टेंस पर है वो पॉइंट जिस पर फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बाय-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन। ये जो फॉर्मूला इसका डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमको ये फॉर्मूला पढ़ना है कि कोई ऐसे स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, थिन वायर है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर
फील्ड फाइंड करनी है तो हम इस तरह से ऐसे ये एंगल ले लेते हैं φ1 φ2। तो ये उस सिचुएशन में है फॉर्मूला। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड द कॉइल। इस तरह से कोई एक ये सर्कुलर लूप है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। अगर सर्कुलर फॉर्म में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्ट्रेट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की है तो यहाँ पाई नहीं आता है। सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगी और उसमें पाई नहीं आएगा, सिर्फ अपॉन में 2r आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो फील्ड सर्कुलर होगी और तब फॉर्मूले में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। n टर्न्स हैं, अगर ये जैसे हमने लिया हुआ है कॉइल को, तो कॉइल में अगर n टर्न्स हैं तो n से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। ऐसे डायग्राम ये बच्चों न्यूमेरिकल में काफी दिए रहते हैं कि कुछ भी ऐसे आर्क दे देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कीजिए। तो हम याद रखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और यहाँ पर अल्फा। ये फॉर्मूला भी हमारा किस तरीके से आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है किसी सर्कल की वजह से, तो उसमें जो भी एंगल है अल्फा अपॉन उसका हम 2 पाई कर देंगे। 2 पाई मतलब 360 की वजह से। तो एक तरह से हमने फ्रैक्शन ले लिया कि 2 पाई के लिए इतना होता है तो अल्फा के लिए कितना होगा? अल्फा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी सर्कुलर वायर की वजह से होगी कि जब किसी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये वो है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। एक सर्कुलर रिंग है, उस सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके एक्सिस से जाने वाली लाइन ये किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी होती है। तो एक्सिस पर किसी पॉइंट पर P पर, जैसे एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, तो इस सर्कुलर रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को भी हम कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसमें पाई से हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? A, और आई ए क्या हो जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट m। तो उस टर्म में भी आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं कि अगर हम इसके सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा? ये जो x डिस्टेंस है ये 0 हो जाएगी। तो सेंटर के लिए अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा ही था, सेम ही फॉर्मूला था ना, तो हम इससे भी ये वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कब के लिए है? सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। अब ये डिफरेंट टाइप के केसेस हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें अगर दो सर्कुलर रिंग इस तरीके से ओरिएंटेड हैं कि दोनों के जो सेंटर हैं वो कॉमन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम देख लेते हैं कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी। ये हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से। और फिर जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस से इनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, या हम कहें वेक्टर मेथड से निकाल लिया, सेम ही आएगा। और ये डायरेक्शन फाइंड कर ली रिजल्टेंट की। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अभी तक हम थिन वायर के लिए फॉर्मूले पढ़ रहे थे कि थिन वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर वायर थिन ना हो तो उसके अलग अलग पोर्शन की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी अलग पॉइंट पर। मतलब जैसे ये एक वायर ही है, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना हमें, ये एक वायर है, ये एक वायर की बाउंड्री दी हुई है। मीन्स मैं यहाँ पे ऐसे शेड कर देती हूँ, ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये एक वायर है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस वायर के अंदर किसी पॉइंट पर, ये जो रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, तो अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और बाहर किसी पॉइंट पर ये जो
दूसरा हमको ये सर्कल दिख रहा है, बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है तो अब ये पूरा वायर का एरिया हमें नहीं लेना है, सिर्फ जितना पोर्शन अंदर है उसका एरिया लेना है। तो इसलिए इसके भी ये अलग अलग फॉर्मूले आ जाते हैं। बिल्कुल सेंटर पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सेंटर से जैसे जैसे बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, सरफेस पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है और सरफेस से जब बाहर निकल जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू कर देती है। ये यहाँ पर डिक्रीज है, ये यहाँ पर इंक्रीज है। इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड के लिए इनवर्सली और सेंटर पर 0 है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है बच्चों? ये एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम कैपिटल N अपॉन L लिख देते हैं। L इस सोलेनॉइड की लेंथ है। अब किसी सोलेनॉइड को अगर हम उसके दोनों एंड्स को मिला देते हैं तो बन जाता है टॉरॉइड। तो टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला, सेम ही फॉर्मूला है दोनों के लिए, लेकिन N की वैल्यू वहां पर N अपॉन L थी, यहाँ पर जो L है वो क्या हो जाएगी? इसकी सरकमफरेंस 2 पाई r, तो वो रख देते हैं। अब यहाँ आपको फोर्स का एक और फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा, तो ज्यादा कंफ्यूजन इन फॉर्मूले में ही होता है। F का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, QVB साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला ये आ गया ILB साइन थीटा। तो बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये किसी चार्ज पार्टिकल के लिए है, Q के लिए। कोई चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में V स्पीड से एंटर करता है थीटा एंगल पर, तो उस पर इतना फोर्स लगता है। यहाँ पर है कि एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ है L, और वो कंडक्टिंग वायर B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, और वायर में I करंट फ्लो हो रहा है। तो जो फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, ये वो फोर्स है। मींस जैसे हम ऐसे बना दें कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इसमें कोई वायर रखा हुआ है, इस वायर में I करंट फ्लो हो रहा है, इसकी लेंथ है L। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस L लेंथ के करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगाएगी, ये उस फोर्स का फॉर्मूला है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ILB ये आ जाता है, और थीटा यहाँ पर ये ILB साइन थीटा में थीटा जो एंगल है वो किसके किसके बीच में है? L और B के बीच में। L की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ली जाती है। तो यहाँ भी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके जो करंट है उनको देख सकते हैं। यहाँ F पर भी वेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये भी फोर्स के लिए फॉर्मूला है, जहां पर दो वायर हैं, दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है और दोनों एक दूसरे के पास में है। मतलब एक की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर है, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में पहला वायर है। क्योंकि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना उसके अराउंड, तो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है, इसलिए दोनों पर ही फोर्स लग रहा है ILB साइन थीटा वाले फॉर्मूले से। तो जब वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, ये पैरेलल वायर्स है ना, तो जब इन पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करते हैं। मैग्नीट्यूड फोर्स का इतना रहता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, जहां पर ये D क्या है? इन दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस है, दोनों वायर एक दूसरे से D डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर। कोई वायर अगर कभी हवा में ऐसे रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब उस पर जो दो फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, मींस नेट फोर्स उस पर 0 है। अब किसी पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटी काम करती है, तो वायर पे भी कर रही है, तो वायर को ग्रेविटी
डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पुल कर रही है। तो अगर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो वायर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जो इसका वेट है वो बैलेंस हो रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स से। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन किसी फ्री वायर के लिए, कि मींस जो mg है, तो ये mg बैलेंस हो जा रहा है ILB sin थीटा से। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, सेम ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। वहां पर हम चार्ज लेते हैं, यहाँ पर हम मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ लेते हैं। वैसे ये फॉर्मूला 5th चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट के बारे में डिटेल हम 5th चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है IA वो हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं। जब टॉर्क पढ़ते हैं तब वो अभी आगे आएगा फॉर्मूला। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिकल फोर्स का होता है, ऐसे कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों जब कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है जैसे, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है इस तरीके से कि इस कॉइल के, ये है जैसे कॉइल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वायर में करंट की डायरेक्शन है। तो इस पर ILB sin थीटा से फोर्स लगेगा, ऐसे ही इस वाले साइड पर भी लगेगा। तो ये दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पर एक टॉर्क डेवलप होगा जो इसको रोटेट करा देगा इस एक्सिस के अबाउट। तो ये उसी टॉर्क का फॉर्मूला है यहाँ पर। अगर n टर्न्स होते हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसी टॉर्क की एप्लीकेशन है ये बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। कोई कॉइल ऐसे रोटेट कर जाती है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसी को यूज करके दो टॉर्क को इक्वल करके रीस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये बनाया जाता है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के में जो करंट है उसके लिए फॉर्मूला है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। मतलब जो पॉइंटर होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, वो जितने ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा मींस करंट उतना ही ज्यादा है। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी मींस पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन है, पर यूनिट वोल्टेज कितना डिफ्लेक्शन है, ये इनकी सेंसिटिविटी होती है। ये जो थीटा है बच्चों ये भी डिफ्लेक्शन ही है, तो जैसे यहाँ पर हमने अल्फा लिखा है तो ये भी अल्फा डिफ्लेक्शन ही है। मींस अल्फा लिखें या थीटा, बस ध्यान रखेंगे कि ये डिफ्लेक्शन है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, तो किसी भी डायपोल को जब रोटेट किया जाता है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो कहाँ से आती है? वर्क डन से, उसको रोटेट करने में जितना वर्क किया गया उससे। तो ये सब सेम है फॉर्मूले, जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, बिल्कुल ऐसे ही हैं। किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है अमीटर में, वोल्ट मीटर में। यहाँ पर सिर्फ हम फॉर्मूला देख रहे हैं। ये G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये है स्मॉल रेजिस्टेंस जो है शंट बोलते हैं जिसको, उसकी वैल्यू। तो बच्चों ये थे इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले। इससे चैप्टर इजीली हम रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी इससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।